Hello students, welcome to my channel and as you all know that we are here discussing the Polytechnic syllabus of Uttarakhand in which we are dealing with the syllabus of English and Communication Skills of second semester. This is specifically for second semester students and we'll be taking all the topics one by one. Here today I am with you to discuss on the poem sonnet number 116, which is written by Shakespeare. The first line of the poem is "Let me not to the marriage of true minds." So it's sort of a title for the poem, but as such the sonnet doesn't contain any title. उसको sonnet number 116 ही बोलते हैं, उसका कोई specific title नहीं है. फर्स्ट लाइन की वजह से उसे "Let me not to the marriage of true minds" बोला जाता है. ठीक है. So let's move forward with it. आगे जैसे जैसे स्लाइड्स बढ़ती रहेंगी आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे अभी आपको मैं समझती हूँ कि एक वर्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जो थोड़ा सा आपको डाउटफुल लग रहा होगा, उसको हम समझेंगे. मैं सोचती हूँ ये जो वर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दिया है सोनेट, क्या है ये सोनेट, तो इसको हम आगे देखते हैं. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसे समझते हैं. ठीक है. राइट हैंड साइड पे जो आपको पोर्ट्रेट नजर आ रही है दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर. ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स. आज तक के सारे समय में अभी तक भी इन्हें बहुत महानतम नाटककार माना जाता है. ही ऑल्सो रोट पोएम्स ऑफ कोर्स बिकॉज इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस. कई सारी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं. दिस सोनेट इज नंबर्ड 116. सो क्यों 116? बिकॉज शेक्सपियर इन टोटल रोट अबाउट 154 सोनेट्स. उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में करीब 154 सॉनेट्स लिखे एंड ही डिडंट गिव एनी टाइटल टू द सॉनेट्स, only the numbers. So this is numbered sonnet 116. Okay, let's move forward. As I told you, that I want you all to be acquainted with the writer or the poet, the great writers or the poets that have been included in our syllabus. So this is a portrait of William Shakespeare. When we have a pictorial view of the writer or the poet, we feel connected to that person. So this is why I have used this slide here. Let's move forward again. विलियम शेक्सपियर. ये देखो विलियम शेक्सपियर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. थोड़ा सा है, बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन है शेक्सपियर का, नॉट वेरी लेंदी वन. विलियम शेक्सपियर बाय नेम ऑफ बार्ड ऑफ एवॉन और स्वॉन ऑफ एवॉन. उनको बार्ड ऑफ एवॉन भी बोला जाता था. बार्ड मीन्स पोएट बेसिकली. एवॉन जगह का नाम है, सो उन्हें बार्ड ऑफ एवॉन बोला जाता था या फिर स्वॉन बोला जाता था, हंस बोला जाता था एवॉन का. ठीक है. एंड ही वॉज बैप्टाइज्ड. एक नया वर्ड यहाँ पे आपके लिए. बैप्टिज्म मीन्स द सेरेमनी, द नेमिंग सेरेमनी दैट इज डन फॉर अ चाइल्ड. ठीक है. उसको क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म बोलते हैं. इट इज एक्चुअली नेमिंग सेरेमनी. Let me remove this. It's not working very fine today. इसको मैं हटा देती हूँ. ठीक है. फिर मैं दोबारा उसे लिख देती हूँ आपके लिए. वैसे तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैप्टिज्म का मीनिंग क्या होता है. इट्स एक्चुअली नेमिंग सेरेमनी. ठीक है. एंड इट इज बेसिकली डन इन चर्च. ये चर्च में किया जाता है. तो इनका नामकरण जो है वो अप्रैल 26 1564 में किया गया था इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में. ठीक है. वॉविकशायर, दैट इज अ प्लेस इन इंग्लैंड, वॉविकशायर नाम की, वहां पे एक छोटी सी जगह है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन. ही डाइड ऑन अप्रैल 23 1616 स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन. ही इज एन इंग्लिश पोएट. एक पोएट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं. ही इज अ ड्रामेटिस्ट एंड एक्टर, ऑफन कॉल्ड द इंग्लिश नेशनल पोएट. उन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी बोला जाता है. एंड कंसिडर्ड बाय मेनी टू बी द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम. जितने नाटक उन्होंने लिखे हैं, दे हैव बीन ऑल वेरी फेमस, वेरी फेमस. You must have heard about it, some of them. Othello, King Lear, Macbeth. कई सारों पे तो ओथेलो पे या मेरे ख्याल से मैकबेथ पे तो मूवी भी बनी हुई है. कई सारी भाषाओं में उसे ट्रांसलेट करके मूवीज बनाई गई हैं. सो दीज आर द टेम्पेस्ट हो गई, एज यू लाइक इट हो गया. बहुत सारे ड्रामाज इन्होंने लिखे हैं. एंड ही वॉज ही इज इवन टुडे ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स. ओके. सो दिस इज इट.
Now this is the poem Let Me Not to the Marriage of True Minds. As I told you earlier, this is sonnet number 116. ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि 116 आपसे बार बार पूछा जाएगा, कई बार क्वेश्चंस में आ जाएगा, ठीक है। इसकी टाइटल इसका कुछ नहीं है, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम which has been made to be the title. It's not just the title. Okay, let me not to the marriage of true minds admit impediments. ये पोएम आगे जाती है, पर पोयम के आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको सबसे पहले तो सोनेट के बारे में मैं कुछ बताऊं, ठीक है। सो लेट मी राइट हियर सोनेट। सोनेट होता क्या है, हम किसे सोनेट कहते हैं? सो फर्स्ट बेसिक क्वालिटी ऑफ अ सोनेट इज दैट इट शुड बी ऑफ 14 लाइन्स। सबसे पहली क्वालिटी उसकी ये होती है कि इट शुड बी ऑफ 14 लाइन्स, ठीक है। नाउ एक ऐसा नहीं है कि हर 14 लाइन की पोएम को हम सोनेट बोल देंगे, ठीक है। तो उसकी और क्या क्वालिटी होनी चाहिए? इट शुड हैव अ स्पेसिफिक राइम स्कीम, ठीक है। उसकी एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होनी चाहिए। अब वो स्पेसिफिक राइम स्कीम क्या होनी चाहिए, हम यहाँ पर ढूंढते हैं। राइम स्कीम कहते किसको है? राइम स्कीम कहते हैं तुक बनने को। जब पोएम के लास्ट के कुछ वर्ड्स आपस में तुक बनाते हैं उसे कहते हैं राइम स्कीम। और किसी भी पोएम की राइम स्कीम को ढूंढना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ वहां पे आपको किसी भी पोएम के लास्ट वर्ड को देखना, किसी भी लाइन के लास्ट वर्ड को देखना है, वहां से राइम स्कीम बन जाती है। अगर आपको नहीं भी आती है तो हम अभी बना रहे हैं बस इसके बाद, और जब हम बनाएंगे तो आप देखना जब तक थर्ड स्टैंजा में हम लोग पहुंचेंगे तब तक आप लोग खुद ही उसकी राइम स्कीम बता दोगे कि इसकी राइम ये बनेगी। बहुत आसान है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। यू जस्ट हैव टू लर्न इट फॉर वंस एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट विद ऑल द पोएम्स। जितनी भी पोएम्स आपके सिलेबस में है, अगर उनमें राइम स्कीम है तो आप उसे बहुत आराम से बना लोगे। अब जैसे मान लो, देखो ये फर्स्ट लाइन है, इसके लास्ट वर्ड है माइंड्स। इसका हम एक नाम दे देते हैं ए, ठीक है। इसको हम एक नाम देंगे ए, ओके। नाउ ये सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है, ये इसके साथ राइम नहीं होता है, इसलिए हमें इसे एक नया नाम देना पड़ेगा बी, ठीक है। फिर ये फाइंड्स, ऊपर की दो लाइनों में से किसी में से अगर राइम होता है तो हम उसे वही नाम देते हैं। तो अब देखो ये माइंड से राइम हो रहा है, इट इज राइमिंग विद माइंड्स, सो वील हैव टू कॉल इट, हमें वहां पर भी उसे क्या बोलना पड़ेगा? ए बोलना पड़ेगा, ठीक है। हमने फिर से इसे बोल दिया ए। अब रिमूव और लव, दिखने में राइम जैसा लग रहा है पर बोलने में राइम जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी दिखने में क्योंकि राइम है, ठीक है, ये दिखने में राइम जैसा है तो इसको एक तरीके का, एक स्पेसिफिक तरीके की राइम बोलते हैं, इसे बोलते हैं आई राइम। इसे बोला जाता है आई राइम, ठीक है। नाउ मार्क, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। नेक्स्ट स्टैंजा मार्क ऊपर के किसी भी लास्ट वर्ड से राइम नहीं करता है, हमें इसे एक नया नाम देना पड़ेगा सी, ठीक। शेकन ऊपर के किसी वर्ड से राइम नहीं करता है, हम इसे एक नया नाम देंगे डी। अब मार्क और बाक एक जैसा है तो इसलिए जो मार्क को हमने नाम दिया वही इसे भी देंगे, इसे भी हम बोलेंगे सी। ऐसे ही शेकन के जैसा ही टेकन है, इसलिए हम इसे बोलेंगे डी। नाउ इजी फॉर ऑल ऑफ यू आई सपोज। अब आप खुद बना लेंगे, देखिए अगले 4 लाइन का अगर हम राइम स्कीम बनाना चाहें, ऊपर के किसी वर्ड से ये राइम नहीं होता, इसलिए हम इसे नया नाम देंगे ई, ठीक है। ये राइम ऊपर के किसी वर्ड से नहीं होता, नया नाम देंगे एफ। चीक्स और वीक्स राइम होता है, हम इसे बोलेंगे ई फिर से, ठीक है। और ये दिस ई इज, हाँ चलो मैंने इसे करेक्ट कर दिया। फिर कम और डूम, फिर से वही बात कि दिखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन वैसे सुनने में एक जैसा नहीं है। यहां पे फिर से वही एग्जाम्पल है, ये भी आई राइम है, ठीक है। और फिर अब आ जाओ प्रूव्ड और लव, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं और ऊपर से कहीं भी राइम नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे यहां पर भी जी और जी नया नाम दे देंगे। अब अगर हम इस राइम स्कीम को यहां लिखना चाहें, बहुत आराम से लिख लेंगे। देखिए पहले 4 स्टैंजा में, पहला स्टैंजे के 4 लाइनें जो हैं वो हैं ए बी, ये है, ठीक है। फिर हमने क्या बनाया अगले का? सी डी, ठीक है, ये अगले का बना दिया हमने। उसके अगले का हमने क्या बनाया? देखिए ई एफ। और लास्ट की 2 लाइनों का हमने क्या बनाया? देखिए व्हाट वाज द राइम स्कीम ऑफ दिस? इट इज जी जी, ठीक है। सो दिस इज द राइम स्कीम। बस इतना आसान होता है इस राइम स्कीम को बनाना, ए बी सी डी ई एफ जी जी। और ये जो राइम स्कीम है, अगर आप नोटिस करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि 154 सॉनेट्स, शेक्सपियर रोट अ टोटल ऑफ 154 सॉनेट्स एंड इन ऑल दो सॉनेट्स
दिस इज द राइम स्कीम, यही राइम स्कीम है। राइम स्कीम यही होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे माइंस लव फाइंड्स रिमूव ही है, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि उसकी पहली लाइन तीसरी लाइन से राइम करती है, सेकंड फोर्थ से करती है, फिफ्थ राइम्स विद सेवेंथ, सिक्स्थ राइम्स विद एट्थ, ऐसा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। वर्ड्स वही नहीं होंगे, वर्ड्स तो अलग अलग हो सकते हैं, पर स्कीम ऐसी रहेगी। फर्स्ट विल राइम विद थर्ड, है ना, ये इसके साथ राइम कर रही है। सेकेंड विल राइम विद फोर्थ, ठीक है, देन फिफ्थ विल राइम विद सेवेंथ, सिक्स्थ विल राइम विद एट्थ, नाइन्थ विल राइम विद 11th, 10th विल राइम विद 12th, एंड 13th एंड 14th विल राइम टुगेदर। ये इसकी राइम स्कीम होगी हर शेक्सपियरियन सोनेट की। तो इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया, मैंने अभी जैसे आपको बोल भी दिया, इसको बोलते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। इसका स्टाइल ही जो हो गया वो शेक्सपियरियन सोनेट कहलाया। ठीक है, तो ये शेक्सपियरियन सोनेट है। अब हम एक बार इस पूरी पोएम को पढ़ लेते हैं। ठीक, let us go through the poem, let us recite the poem, because it creates an interest कि हमें लगता है हाँ this is the poem, this is the poem, this is the beauty of the poem. ठीक है, so let's go through it. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds, or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempests and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth's unknown, although his height be taken. Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error and upon me proved, I never writ nor no man ever loved. Now, this was the whole poem. I recited it so that we could get a feel of the sonnet. As you all can understand that this poem is about love. Okay, and not to say just love, it is about true love. Okay, what true love means, the poet has explained all this in this poem. Okay, okay. Let's move forward to the next slide. This is the first stanza of the poem. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Now you can see that no comma, full stop, nothing has been used here. यहाँ पर कुछ भी use नहीं हुआ है। जो पहला stop आता है वो यहाँ है, and that is a full stop. This line, this first line does not end with the end of this first line, but it continues up to the second line. यहाँ तक continue करती है. So this style, this format of writing the first line, continuing the first line of the poem to the second line, this is known as run on lines. इसको run on lines कहते हैं. ठीक है, ये run on line है, यहां तक पहुंच रही है वो, यहां पर full stop आ रहा है. ठीक, let me not to the marriage of true minds admit impediment. Admit means to accept, impediment means block. Okay, or stoppage. I do not accept any stop in the path of true minds, in the marriage of true minds, in the union of true minds. ठीक है, I cannot accept that there can be any impediments, there can be any blockage in the marriage of true minds. They will definitely meet, वो जरूर ही मिलेंगे, उनमें कोई रुकावट आ ही नहीं सकती. Impediment means रुकावट. Okay, love is not love which alters when it alteration finds. He says that I don't consider it love if it changes with any change in anything, be it time, be it anything. Okay, if it changes with time, I don't think it is love. मैं नहीं समझता कि अगर कोई चीज ऐसी है जो समय के साथ चेंज हो जाती है, ऑल्टर होना मानी चेंज होना, चेंज हो जाती है, आई डोंट थिंक इट इज लव. इट इज नॉट लव. Okay, or bends with the remover to remove, or if there is a remover, if there is some force which wants to remove it and it gets removed, then I don't think it is love either. तभी भी मैं नहीं समझता कि वो love है. It cannot be bent with, उसे change भी नहीं करा जा सकता, उसे झुकाया भी नहीं जा सकता. Okay, let's move forward. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempests and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth's unknown, although his height be taken. Oh no, he says, no, it is an ever fixed mark. Now, what is the meaning of ever fixed mark here? That looks on tempest. Tempest is
द व्हाट आर टेम्पेस्ट, आप बताइए टेम्पेस्ट किसे कहते हैं? टेम्पेस्ट कहते हैं जो समुद्र में तूफान आते हैं, दैट आर नोन एज टेम्पेस्ट्स। ओके, तो समुद्र में जब तूफान आते हैं वो तभी भी शेकन नहीं होता, इट नेवर शेक्स। तो एवर फिक्स्ड मार्क ऐसा क्या होता है यहाँ पे? दिस एवर फिक्स्ड मार्क रेफर्स टू लाइट हाउस। हैव यू हर्ड अबाउट लाइट हाउसेस? लाइट हाउसेस आपको पता है क्या होते हैं? एवर फिक्स्ड मार्क हियर रेफर्स टू लाइट हाउस। लाइट हाउस इज प्रकाश स्तंभ, हिंदी में बोलते हैं इन्हें। दे आर एक्चुअली मिनारेट्स, मीनार जैसी होती हैं ऊंची ऊंची, वेयर लाइट्स आर फिक्स्ड, लाइट्स रखी जाती हैं ताकि जो शिप्स हों दूर समुद्र में कहीं, तो उन्हें डायरेक्शन मिल सके, उन्हें पता चल सके कि लैंड कहाँ है। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड लाइट हाउसेस। सो हियर एवर फिक्स्ड मार्क्स मीन्स लाइट हाउस, दे आर लाइक अ लाइट हाउस to what? That looks on tempest. What is it? What is this it here? It is like a lighthouse, he says. It here is love. Okay, it is like a lighthouse which, although it faces so many tempests, but it is never shaken. वो कभी भी झुकता नहीं, कभी भी हटता नहीं। ठीक है, it is the star to every wandering bark. Now here again it, यहाँ पे it again is love. किसको रेफर कर रहे हैं वो? लव को। love is again what is it? It is a star to every wandering bark. जितने भी सारे शिप्स हैं, जितने भी सारे समुद्र में शिप्स चल रहे हैं, भटक रहे हैं इधर उधर, वॉन्डरिंग मीन्स दोज हु हैव लॉस्ट देयर वे, ओके, उनके लिए व्हाट इज इट? इट्स अ स्टार whose worths unknown although his height be taken, otherwise we don't recognize that it's very so important, but when there are ships in the sea which have lost their way, then this star comes to be of great use. उस समय इस स्टार का बहुत ही यूज हो जाता है। what is this star which never changes its position? what is this star called? This star is called the pole star. Okay, so the poet compares love to a pole star because it always remains the same, it is never changed, it never changes its direction or position in the sky. ठीक है, so वो किसकी तरह हेल्प करता है? हर एक वॉन्डरिंग बाग के लिए वो एक डायरेक्शन की तरह हेल्प करता है। क्योंकि पोल स्टार आपको पता होगा, पोल स्टार किधर दिखता है हमेशा? टुवर्ड्स द नॉर्थ। सो वेन एवर दे लुक एट द पोल स्टार दे नो दैट दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, नाउ स्टैंजा 3 से, love's not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. Now he says, love is not time's fool. Now here, love and time both have been spoken about as if they are some kind of human beings, as if they are some persons. The use of this kind of thing with, sorry, no, it's not the spelling. I just wrote in a flow. I'll change it. It should not be F here. यहाँ पे F नहीं होना चाहिए था, पहले S आना चाहिए था. So let me correct it. See, now this has been, both these words here, they have been personification. Personification means manviyakaran. They have been spoken of as if they are human beings. So he says, love's not time's fool. Love cannot be fooled by time. Okay, time is not a person who can fool anyone. Okay, so but he says, he tells about time as if it is a person. That is why T is also capital. The letter T is in capital. Okay, and the letter L is also capital. So love's not time's fool. Time cannot make a fool of, time cannot befool love. वो उसे बेवकूफ नहीं बना सकता. Though rosy lips and cheeks. Now this rosy lips and cheeks, what do you mean by rosy lips and cheeks? What does this signify? This signifies youth. Okay, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Now here sickle means a tool which can cut things. हिंदी में इसे बोलते हैं दराती. ठीक है, and bending sickle. Now love, though time has been compared to a sickle here. ठीक है, his means here, his, what is his means times. ठीक है, टाइम के बेंडिंग सिकल, झुके हुए दराती के अंदर वो आ जाता है. कौन आ जाते हैं? रोजी लिप्स एंड चीक्स आ जाते हैं. मतलब विद टाइम
youth also passes. With time man becomes old. ठीक है, it is that because we are not immortal, we are mortal, so rosy lips and cheeks will also fade away. कभी ना कभी ये भी खत्म हो जाते हैं, we become old. ठीक है, तो बट लव स्टिल के नॉट बी बिफुल्ड बाय टाइम. टाइम तो चला जाएगा, यूथ तो चला जाएगा, बट लव इज नॉट चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑफ टाइम और चेंजिंग ऑफ एज. ओके, love alters not with his brief hours and weeks. आगे बोल रहे हैं, alter means changes. Love does not change with the brief short hours and weeks. What are these short hours and weeks? Love does not change with the change in the life situations. और ठीक है, ये brief hours और weeks कौन से हमारे लाइफ के ब्रीफ आवर्स और वीक्स हैं. चाहे लाइफ में हम यंग हो, चाहे ओल्ड हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लव डज नॉट चेंज. ठीक है, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम. बियर्स मीन्स इट कंटिन्यूज. ठीक है, कहां तक कंटिन्यू करता है? एज ऑफ डूम तक. व्हाट इज डूम? नाउ डूम इज अ कंसेप्ट. It is a concept in Christianity that all those who are dead will get up out of their graves on the day of judgment. It is known as the day of judgment in Christianity, where it is believed that God will give judgment according to the work done by each individual on that day. That day is known as doomsday. Okay, so day of judgment it is also called. So this is a concept in Christianity. Okay, so वो कहता है कि उस दिन तक love will continue. वो तब तक ही continue करता रहेगा, persist करता रहेगा. Okay, now this is the last two lines of the sonnet. If this be error and upon me proved, I never writ nor no man ever loved. He says, he challenges anyone. He says that I challenge anyone if this idea, the idea that he has put forth in all these three stanzas, आगे के तीन stanzas में जो उसने idea दिया है about love, that this is love, this is love, this is love. So if anyone can prove that the ideas I have put forth in all those three stanzas are wrong, अगर वो गलत हैं, and upon me prove, and anyone who will prove this, I will think that I promise that I will never write anything in future. I will give up writing. ओके, इतनी बड़ी बात वो बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं कि मैं उसके बाद कभी भी कुछ भी लिखूंगा ही नहीं. एंड आई विल ऑल्सो कंसिडर दैट नो मैन हैज एवर लव्ड एनीवन. मैं ये भी मान लूंगा कि, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो दीज आर द टू बिग declarations, two great declarations that he has made in the last two lines. वो बोलते हैं कि अगर ऐसा हो गया, किसी ने भी ये प्रूव कर दिया कि जो मैंने आगे तीन स्टैंजास में बोला है वो गलत है, तो मैं हमेशा के लिए लिखना छोड़ दूंगा और फिर मैं ये भी बिलीव करूंगा कि कभी भी किसी व्यक्ति ने प्रेम नहीं किया है. So these are the two declarations. Okay, now रिगार्डिंग द ब्यूटी ऑफ द पोएम, दिस इज द होल पोएम. जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया, इट इज वन ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच. आपने ये सुना होगा ये वर्ड फिगर ऑफ स्पीच. यहां मैं लिख देती हूं, देखो आपके लिए. इसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं. और फिगर ऑफ स्पीच इन हिंदी इट इज नोन एज, आपने ये करे होंगे, मुझे मालूम नहीं है कि आपको याद है कि नहीं, बट हिंदी में इसे आपने करा जरूर होगा. इसे बोलते हैं अलंकार. Okay, so one figure of speech that has been used in the poem is personification. मानवीयकरण इसे हिंदी में बोलते हैं. ठीक है, now one more, अभी आपको मैं और बताती हूँ, पीछे चलते हैं हम. यहाँ पर जो यहाँ पे एवर फिक्स्ड मार्क जैसे बोला है, किसको बोला है ये एवर फिक्स्ड मार्क को? लव को बोला है ना. सो हियर ऑल्सो लव हैज बीन कंपेयर्ड टू एन एवर फिक्स्ड मार्क. द फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड हियर, इट इज कॉल्ड मेटाफर, METAPHOR. Okay, again, now star, here it has been compared, love has been compared to a pole star. Again here this same figure of speech has been used, which is metaphor. So the prominent figures of speech that have been used by Shakespeare in this poem are metaphor and personification. Okay, so this is all about the poem. Okay, I hope you got an idea about the rhyme scheme, the specific qualities that a sonnet should have. Okay, so this is the whole explanation. I think
This will help you a lot in understanding of the poem and attempting any question that will be based on this poem later on in your examinations. With all these good wishes and best of luck from my side, I bid you goodbye for a while, and we'll be back with new slides and new presentations on some new topic which is included in English and Communication Skills Semester 2 syllabus. Take care. Goodbye.